हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह हमारा स्थापना सीरीज का लेक्चर है। इस सीरीज में हम यूपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का यह लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। इन सारे लेक्चर की मदद से प्रीलिम्स के लिए आप पॉलिटी की तैयारी काफी आसानी से कर पाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। आज के लेक्चर में हम सबऑर्डिनेट कोड्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपका पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें। पहला स्टेटमेंट है, द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जजेज। सेकंड है, डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। थर्ड है, अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज should be an advocate or pleader for 7 years standing or more, or an officer in judicial services of the union and the state. Fourth है, when the session judge awards death sentence, it must be confirmed by the high court before it is carried out. आपको यह बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है। यह जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज हैं, ये आपके हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि जजेस का अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके सही हो जाते हैं। जो तीसरा है, अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी एन एडवोकेट और द प्लीडर फॉर 7 years, यह भी बिल्कुल सही है। जो फोर्थ है यह भी सही है, अगर सेशन जज कोई डेथ सेंटेंस देते हैं तो यह हाई कोर्ट से कंफर्म होना चाहिए। तो आपके चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। आपका आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब कि डी। इसके डिटेल को समझ लेते हैं। स्टेट जुडिशियरी में हाई कोर्ट होते हैं और हायरार्की में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जिसे हम लोअर कोर्ट भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में काम करता है, उसके अंडर में और उसके डायरेक्शन में काम करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 233 से लेकर के 237 के बीच सबऑर्डिनेट कोर्ट की चर्चा की गई है। यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 है। यह कैसे इंडिपेंडेंट रहेगा एग्जीक्यूटिव से, इसके बारे में भी बात कही गई है। इसके इंडिपेंडेंट रहने के लिए इसका जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और उसके अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से। तो देखिए इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल है, सिर्फ गवर्नर इसमें इन्वॉल्व है, बाकी चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता इसमें। तो इस कारण से इंडिपेंडेंट होकर के काम करते हैं। जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा उसके लिए सर्टेन क्वालिफिकेशन है। पहला है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी सर्विस में नहीं होना चाहिए। वो प्लीडर या एडवोकेट रहना चाहिए 7 years तक। शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट्स फॉर द अपॉइंटमेंट, और हाई कोर्ट उसे रिकमेंड करना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। तो इस आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी कहीं से भी स्टेटमेंट के फॉर्म में सवाल बना सकती है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप ध्यान रखिए कि अगर पूछती है यूपीएससी तो आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। हाई कोर्ट सबसे पहले होता है स्टेट में, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फिर सेशन कोर्ट होता है। जो सिविल साइड का कोर्ट होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो क्रिमिनल साइड का कोर्ट होता है वो होता है सेशन कोर्ट। फिर इसके नीचे सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट होते हैं, फिर मुसफ्फिल कोर्ट होता है, और अगर क्रिमिनल साइड देखें तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। तो इस सीक्वेंस को भी आप ध्यान रखें, बिकॉज यूपीएससी सवाल बना सकती है कि किसके ऊपर कौन है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना है। इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है और एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। यह क्रिमिनल और सिविल मैटर दोनों से डील करता है। डिस्ट्रिक्ट जज दोनों से डील करता है, सबको ध्यान रखना है। जब वह क्रिमिनल केसेस से डील करेगा तो उस समय वह सेशन जज कहलाता है, लेकिन जब वह सिविल मैटर से डील करेगा तो उस समय वह क्या कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके पास जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। जो सेशन जज होता है, मतलब कि जो सेशन कोर्ट फैसला अगर सुनाता है तो वो किसी भी तरह का फैसला सुना सकता है। वो लोगों को किसी तरह का सजा दे सकता है, कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है। लेकिन अगर वो कैपिटल पनिशमेंट देता है तो उसे हाई कोर्ट से कंफर्म होना जरूरी है। भले ही किसी ने अपील की हो या ना की हो, कैपिटल पनिशमेंट के केस में हाई कोर्ट को उसे कंफर्म करना होता है, तभी वह फैसला
माना जाता है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपका अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड। 1996 में यह सवाल पूछा गया है, इसका मतलब यह है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होता है। आपका ऑप्शन ए है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, बी है सेशन जज, सी है ट्रिब्यूनल जज और डी है चीफ जस्टिस ऑफ ए स्मॉल कोर्ट। आपका आंसर है सी, ट्रिब्यूनल जज डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होता है, बाकी सारे जज डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं। तो इसके डिटेल को समझते हैं। इसका आंसर है सी। डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर क्या क्या आते हैं उसे हम क्विकली समझ लेते हैं। यह जो एक्सप्रेशन है डिस्ट्रिक्ट जज, यह इंक्लूड करता है सिटी सिविल कोर्ट के जज को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेज को, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जजेज को, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेज को, चीफ जजेज ऑफ स्मॉल कोर्ट को, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को, सेशन जजेज को, एडिशनल सेशन जजेज को, असिस्टेंट सेशन जजेज को। तो ये सारे को आप ध्यान रखिए, कहीं से भी यूपीएससी तीन चीज उठा करके आपसे सवाल पूछ सकती है। जुडिशियल सर्विसेज का क्या मतलब है? सर्विसेज कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली ऑफ पर्सन्स इंटेंडेड टू फिल द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है। अदर सिविल पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये जुडिशियल सर्विसेज का मीनिंग है, इसे बिल्कुल आप भूलना नहीं, आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी इनसे सवाल डायरेक्टली बना सकती है। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। सेकेंड स्टेटमेंट है, it issues guidelines for state legal services authorities to implement the legal programs and schemes throughout the country। आपको यह बताना है कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है, ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और पूरे कंट्री में प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके लिए भी गाइडलाइन देता है। तो इन दोनों फैक्ट को आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए। इसका आंसर है सी। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिटेल को समझते हैं। इसे 1995 में फॉर्म किया गया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत, जिसका एम यह था कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसे हम फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और इसके अंदर आते कौन कौन है? वुमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर ऑफ एससी एंड एसटी, इंडस्ट्रियल वर्क वुमेन, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर वायलेंस, डिसेबल्ड पर्सन, पर्सन इन कस्टडी, पर्सन हुज एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 लाख। तो ये सारे एलिजिबल लोग हैं जिन्हें नालसा के अंदर फ्री लीगल सर्विसेज मिलती है। यह लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करता है स्पीडी केस रेजोल्यूशन के लिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान रखें, कहीं से भी यूपीएससी स्टेटमेंट के फॉर्म में सवाल बना सकती है। नालसा के कुछ प्रिंसिपल हैं, उसे देख लेते हैं। इनका पहला प्रिंसिपल है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमने डिस्कस किया अभी कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यह फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है। टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर द एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, आसानी से दोस्ताना मायने में अगर डिस्प्यूट सेटल हो जाता है तो उसके लिए लोक अदालत ऑर्गेनाइज करता है। स्प्रेड लीगल लिटरेसी, यह काफी इंपॉर्टेंट है, लोगों के अंदर लीगल अवेयरनेस जगाने का भी काम नालसा का है। अंडरटेकिंग सोशल जस्टिस लिटिगेशन, जो सोशल जस्टिस के लिटिगेशन है उसे भी यह लेता है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट का जो सेक्शन 3(2) है उसके अंतर्गत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नालसा के पेट्रोन इन चीफ होते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट किसी भी सर्विंग और रिटायर्ड जज को इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि किसी भी रिटायर और अभी प्रेजेंट जज को वो चाहे तो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया कर सकते हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो कि नालसा के पॉलिसीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करती है स्टेट में। साथ ही साथ स्टेट लेवल पे वह लोक अदालत ऑर्गेनाइज करती है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। यह जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होता है और
जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उसे यह चेयर करते हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी यूपीएससी स्टेटमेंट के फॉर्म में सवाल बना सकती है। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको यह बताना है कि लोक अदालत के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, लोक अदालत हैव द जुरिस्डिक्शन टू सेटल द मैटर एट प्री लिटिगेशन स्टेज एंड नॉट दोज मैटर्स पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। जो पहला स्टेटमेंट है यह गलत है। यह कोर्ट के सामने जो पेंडिंग मैटर है वह भी ले सकता है, ना कि सिर्फ प्री लिटिगेशन के मैटर को ले सकता है। तो पहला आपका गलत हो जाता है। जो सेकंड है, लोक अदालत कैन डील विद द मैटर विच आर सिविल नॉट इन क्रिमिनल इन नेचर, यह भी गलत है। यह सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मैटर से डील कर सकता है, तो यह भी आपका गलत हो जाता है। जो सी ऑप्शन है, एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली नॉट एनी अदर पर्सन, यह भी गलत है। इसमें दो और मेंबर भी होते हैं जो पब्लिक अफेयर्स के जानकार होते हैं, तो यह भी आपका गलत हो गया। तो फिर आपका आंसर होता है डी, नॉन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो यूपीएससी ऐसे भी सवाल देती है कि सारे स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं समटाइम्स, तो आपको ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना है कि इनमें से ही कोई गलत है। अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आंसर को निकालने की कोशिश करनी है। लोक अदालत डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक फॉरम है जो कि कोर्ट के सामने पेंडिंग केसेज को लेता है और कोर्ट के सामने जो केसेज नहीं आए हैं उन्हें भी लेता है और एमिकेबल मैनर में सॉल्व करने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का ओल्ड फॉर्म है जो आज के मॉडर्न डे में भी वैलिड है। लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट और यह गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का यह कंपोनेंट है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आजादी के बाद भारत में पहला लोक अदालत गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया 1982 में। उसके बाद 2002 में इसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दी गई। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब परमानेंट लोक अदालत स्टैब्लिश किए जाते हैं, बहुत सारे स्टेट में है जो कि सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर को डील करता है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, साथ में दो और मेंबर भी होते हैं जिन्हें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में पता होता है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए, लोक अदालत से रिलेटेड कहीं से भी यूपीएससी सवाल बना सकती है, किसी भी क्वेश्चन को स्टेटमेंट के फॉर्म में डाल सकती है। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग। पहला है डिस्प्यूट विथ मोबाइल सेलुलर कंपनीज, सेकेंड है मोटर एक्सीडेंट केसेज, थर्ड है पेंशन केसेज। फॉर विच ऑफ द एबोव आर लोक अदालत हेल्ड। आपको यह बताना है कि इनमें से किसके लिए लोक अदालत ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो पहला है डिस्प्यूट विथ मोबाइल सेलुलर कंपनीज, इसके लिए किया जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, आप कहीं अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि इसके लिए नहीं होता है, लेकिन नहीं, मोबाइल सेलुलर कंपनीज से भी अगर आपका डिस्प्यूट है तो वो भी लोक अदालत सॉल्व कर सकती है। जो सेकेंड है मोटर एक्सीडेंट केसेज, इसके लिए भी लोक अदालत बनाया जा सकता है। और जो तीसरा है पेंशन केसेज, पेंशन केसेज के लिए भी लोक अदालत बनाए गए हैं। इफेक्टिवली भले ही वो काम ना किया हो, लेकिन इसके लिए भी बनाए गए हैं। तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज, इन सब के लिए लोक अदालत बनाया जा सकता है। लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन क्या है, इसे हम समझते हैं। यह पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के मैटर को लेता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से अगर रिलेटेड कोई मैटर है तो उसे लेता है, पोस्टल सर्विसेज के मैटर को लेता है, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ सर्विसेज के मैटर को लेता है, टेलीग्राफ भले ही अब बंद हो गया हो, वाटर के सप्लाई से रिलेटेड मैटर को लेता है, उसके अलावा सर्विसेज इन हॉस्पिटल को भी लेता है। इसके अंदर मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट भी सॉल्व किए जाते हैं। क्रिमिनल केसेज भी आते हैं, वो अगर भले ही वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हो तो। लैंड एक्विजिशन केसेज आते हैं, लेबर डिस्प्यूट आती है, वर्क्स वुमेन कंपनसेशन केस आता है, बैंक रिकवरी केस आता है, पेंशन केस आता है, हाउसिंग फाइनेंस के केसेज आते हैं। तो इन सारे लिस्ट को आप ध्यान रखिए, कहीं से भी यूपीएससी सवाल बना सकती है। इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स आते हैं, जो भी आपके म्युनिसिपल मैटर्स होते हैं जिसमें हाउस टैक्स से रिलेटेड मैटर हैं वो भी आते हैं। तो इन एग्जॉस्टिव लिस्ट को आप ध्यान रखिए, यूपीएससी कहीं से भी इस लिस्ट से सवाल फॉर्म कर सकती है। लोक अदालत के पास वही पावर होता है जो सिविल कोर्ट के पास होता है, और यह डिसाइड किया गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत। लोक अदालत के पास पावर है विटनेस को एग्जामिन करने का, उसे समन करने का, इन्फोर्स करने का कि विटनेस प्रेजेंट हो, डॉक्यूमेंट के डिस्कवरी का भी उसके पास अधिकार है, साथ ही साथ एविडेंस और एफिडेविट जो आपके रिसेप्शन होते हैं उसका भी अधिकार है। तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान रखें, कहीं से भी यूपीएससी सवाल बना सकता है, आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आ सकता है। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू लोक अदालत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2009 में यह सवाल पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है,
An award made by Lok Adalat is deemed to be decree of civil court and no appeal lies against thereto before any court. यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जो सेकेंड स्टेटमेंट है, मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट्स आर नॉट कवर अंडर लोक अदालत. अभी हमने डिस्कस किया कि मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट लोक अदालत के अंदर कवर होते हैं. तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और पहला स्टेटमेंट सही है. आपका आंसर है 1 ओनली ए. इसके डिटेल को देखते हैं. 1997 में यूपीएससी के द्वारा एक सिंपल सवाल पूछा गया है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड, मतलब यह है कि पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ. आपका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स, सी. यह फैक्चुअल सवाल है. अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट यूएसए से डेवलप हुआ 1960s में. उसका उद्देश्य यह था कि वैसे लोगों को लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाए जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जिनका इंटरेस्ट कोई नहीं सुन रहा है, उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की मदद से हेल्प किया जाए. तो उसके लिए यह मैकेनिज्म को डिवाइस किया गया था. इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म जो सुप्रीम कोर्ट का होता है उसका प्रोडक्ट है पीआईएल. मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को बढ़ा देती है, अगर किसी मैटर पे वो अपने आप संज्ञान लेती है तो उसका प्रोडक्ट पीआईएल है. भारत में 1980s में इमर्ज हुआ और इसके जो पायोनियर जज थे वो थे वीआर कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती. ये दो इंपॉर्टेंट जज थे जिन्होंने पीआईएल कॉन्सेप्ट को भारत में कॉन्सेप्चुअलाइज किया. तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए, कहीं से भी यूपीएससी सवाल बना सकती है. आपका अगला सवाल है, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज. 2017 में यह सवाल पूछा गया है. आपका ऑप्शन ए है द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. बी है the power of judiciary to question the wisdom of laws enacted by the legislature. C है the power of judiciary to review all legislative enactment before they are assented to by the president. D है the power of judiciary to review its own judgment given earlier in similar or different cases. आपको यह बताना है कि भारत में जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है. जो ऑप्शन ए है वह स्टेटमेंट सही है. जुडिशियरी का वह पावर जिसमें वह किसी लॉ के या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वेरीफाई करती है, देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं. तो यह होता है इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का मतलब. तो इसे आप ध्यान रखिएगा. ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था. काफ़ी लोग को लगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को फिर से रिव्यू करती है, वह है जुडिशियल रिव्यू. या हो सकता है अगर वह किसी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देख रही है तो अपने पुराने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, लेकिन मेन पर्पस वो नहीं है. मेन पर्पस है कि लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देखना, वह जुडिशियल रिव्यू है. तो आपका ऑप्शन है ए. जुडिशियल रिव्यू जुडिशियरी का वह पावर है जिसके अंतर्गत वह लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को एग्जामिन करता है. वह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी के भी ऑर्डर हो सकते हैं. अगर वह पाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड कर रहा है तो उसे वह इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड घोषित कर सकता है. जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने जुडिशियल रिव्यू को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है. पहली कैटेगरी है जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. सेकेंड कैटेगरी है जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. तीसरा है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट एंड अथॉरिटीज अंडर द स्टेट. तो ये 3 कैटेगरी है जुडिशियल रिव्यू को, इसे आपको ध्यान रखना है. होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें. कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.